स्पॉन्सर कौन बनेगा। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा टॉप 7 वाले ऐसे हैं, टॉप 7 वाले ऐसे हैं, ये काम नहीं करते, इनको काम नहीं करना आता, इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया, मेरे फादर तो मुझे स्पॉन्सर कर नहीं सकते, तो अब मैं क्या करूँ। तो मुझे मिस ताहिरा ने गाइड किया, मिस जिमल आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि थैंक यू। फैमिली मुझे हमेशा हर कदम पे मैम ने सभी ने यही गाइड किया, रिलैक्स करें, जब तक आपका डिसीजन नहीं आता बिल्कुल। आप लोग इतना पैनिक ना करें, आपका आ जाएगा, और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वेलकम करते हैं हमारी न्यू सक्सेस स्टोरी की, जो कि है लिथुआनिया की। ये सक्सेस स्टोरी बाकी सक्सेस स्टोरी से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ये सभी उन स्टूडेंट्स को टारगेट करेगी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एवरेजली ऑन एवरेज 50 से 60% के दरमियान हैं, और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई मेरी इनकी जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्मूथ प्रोसेस के ऊपर होती हैं, कोई इस तरह का हर्डल ही नहीं आई होती स्टूडेंट के लिए। तो आज की सक्सेस स्टोरी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या जो लोग सोचते हैं मैं कहीं जा नहीं सकता, या फिर मेरी सक्सेस स्टोरी बन नहीं सकती। तो आ जाएं, चलते हैं हमारी सक्सेस स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर आदिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम। तो सर आदिल का कल ही हमारे पास जो है वो टीआरपी रिसीव हुआ है लिथुआनिया के लिए। सबसे पहले तो सर बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं इस टाइम बता ही नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूं भाई, 2 साल की मेहनत का सिला मुझे आज अल्लाह ताला ने दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। तो सर आदिल, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दें। क्या आपकी स्पेसिफिकेशन है, क्या पहले पढ़ा हुआ है, कितने % मार्क्स हैं? मेरा नाम आदिल है। सो मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद एफएससी में मेरे 52% मार्क्स थे, और बायोलॉजी में मेरे जस्ट 44% मार्क्स थे। तो ये थी मेरी क्वालिफिकेशन। तो मैंने बैचलर में अप्लाई किया था लिथुआनिया में, कानो कोलेजिया में, एंड आई कैन सिक्योर माई एडमिशन एंड आई आल्सो गेट माई टीआरपी एंड आई एम वेरी हैप्पी। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपका जो डिजायर्ड कोर्स था वो क्या था, और आपने एडमिशन भी क्या डिजायर्ड कोर्स में लिया है? अच्छा, इसके पीछे ना एक बहुत मज़े की स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं टॉप 7 के पास आया तो मुझे मैम जिमल ने मेरा अप्लाई किया KSU में। वहाँ पर मेरा ना मीडिया के अंदर यानी कि इनवॉइस आ चुकी थी कि आप अप्लाई कर दें इनवॉइस, तो वो आप सभी को प्रोसेस पता होगा। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा नो मैम, मैंने तो जाना ही नहीं है, मैंने जाना है तो सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाना है, लाइक नर्सिंग हो जाए, कोई भी मेडिकल फील्ड होगी तो मैंने सिर्फ उसी में एडमिशन लेना है और किसी फील्ड में लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन नर्सिंग के अंदर हो चुका है। तो इनका जो एडमिशन है वो कानो कॉलेजिया के अंदर आया है, और जनरल प्रैक्टिस नर्सिंग का कोर्स है। जी मैम। तो और इनके मार्क्स जो है वो 52% है। तो इनका पहले एडमिशन हुआ था KSU में, राइट? इनवॉइस आपने बस पे नहीं की थी, मतलब नहीं बाकी की थी, आपका तो उन्होंने डिजायर्ड कहा कोर्स जो था वो नर्सिंग ही था। नर्सिंग। अच्छा, जब आप हमारे पास साइन अप हुए थे, क्या उसी वक्त ये कोर्स ओपन था या आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा था? अच्छा, जब मैं आपके पास आया था उस टाइम सिर्फ KSU में एडमिशन ओपन थे और बाकी SMK में थे आई थिंक। तो बट मेरे जो नंबर आपको पता ही है 52% थे, तो मैं उसमें एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकता था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। लाइक मैं आया था आपके पास नवंबर में, और मेरा जो अप्लाई हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में जैसे ही एडमिशन ओपन हुए थे उसी दिन मैम ने मेरा अप्लाई कर दिया था। बिल्कुल। इसके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने वाली वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप साइन अप होते हैं नवंबर में, नवंबर से दिसंबर का जो वेट है ना, वो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल उसको लग रहा होता है। उसको लग रहा होता है ये जानबूझ के मेरा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरा जानबूझ के डिले किया जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। हमने सर का अप्लाई किया, सर के डिजायर्ड कोर्स नहीं था, उन्होंने मना कर दिया, दैट्स फाइन। फिर वेट का कहा जाता है, वेट करना ही मुश्किल है। उन्होंने वेट किया एंड ही गॉट एडमिशन इनटू हिज डिजायर्ड कोर्स, व्हिच इज रियली रिकमेंडेबल। कि आप लोगों के लिए भी यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको वेट का कहा जा रहा है तो उसको हरगिज नेगेटिव वे में ना लें। वेट करें, उस चीज का इंतजार करें, हो सकता है आपको बेटर जो आपका डिजायर्ड कोर्स है वही मिल जाए। अच्छा सर आदिल, मुझे बताइएगा कि आपको टॉप 7 के बारे में कैसे पता चला था? टॉप 7 के पास मैम, जैसे मैंने ऑलरेडी जो था ना 2025 अप्लाई किया था साइप्रस में, किसी और कंसल्टेंट के थ्रू, टॉप 7 के थ्रू नहीं। तो मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि साइप्रस जो कि हर एक को वीज़ा बांट रहा होता है, लाइक मेरी वहाँ से रिजेक्शन आई थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक की वजह से। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था थोड़ा, फिर मैंने देखा टॉप 7, मैंने कहा अब ये क्या है, मतलब ये कोई और नया चक्कर है बच्चों को फंसाने के लिए। तो मैं जब घर गया, मैंने इंस्टा पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे लगा चले एक मौका देना चाहिए इनको। तो फिर मैं टॉप 7 के पास आया, डिस्कशन की सारी, और उसके बाद आज आपके उसके सामने बाद आप साइन अप हुए। अच्छा, आपको टोटल कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर? टाइम नवंबर से लेकर और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में टीआरपी डिसीजन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द मैं जी। अप्लाई करने वाला हूँ। आप हमारे पास दिसंबर में साइन अप हो गए हैं, और आप आगे सितंबर में जाएंगे। सितंबर की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस काउंट करने का मुश्किल हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की टाइमलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया और उनका आज टीआरपी उनके हाथ में, उनकी क्लासेस में अभी टाइम है। मतलब इस वक्त वो टेंशन फ्री है, उनको किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं किस वक्त जाऊँगा, मेरी क्लास लेट हो जाएगी, कुछ भी। ही इज़ रियली ऑन टाइम। इवन
बिफोर टाइम उनके हाथ में टीआरपी है, तो ही इज स्ट्रेस फ्री इस वक्त। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी? हर्डल्स, जो मेरा केस था ना, हर्डल से भरा हुआ था। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा लोग रिव्यू दे रहे हैं कि टॉप 7 ऐसे हैं, टॉप 7 वैसे। यहाँ पर काफ़ी हर्डल्स मुझे फेस करना पड़ी। एक मेरी प्रोफाइल ऐसी थी, ऊपर से एक मज़े की बात यह है कि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो ना तो फैमिली में से कोई था, ना मेरे फादर थे, ना सिबलिंग्स थे। मेरा फैमिली फ्रेंड थे स्पॉन्सर, जिनको मैं दूर दूर तक जानता भी नहीं था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो पॉइंट आउट इन्होंने किया कि इनके स्पॉन्सर जो थे वो फैमिली फ्रेंड थे। जी मैम। आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि स्पॉन्सर जो थे वो आपको पहले ही पता था ये बनेंगे, या हमारी टीम ने गाइड किया और फिर आपको लाइक कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट थी, ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा सा बताएं हमें। लाइक जब मैं आया, मतलब कि प्रोसेस हो गया, एडमिशन सिक्योर हो गया, तो एक जो नया हर्डल मुझे फेस करनी पड़ी वो थी स्पॉन्सर कौन बनेगा। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा टॉप 7 वाले ऐसे हैं, टॉप 7 वाले ऐसे हैं, ये काम नहीं करते, इनको काम नहीं करना आता। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया। मेरे फादर तो मुझे स्पॉन्सर कर नहीं सकते, तो अब मैं क्या करूँ। तो मुझे मिस ताहिरा ने गाइड किया, मिस जिमल आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि Thank you. फैमिली फ्रेंड के साथ हो सकता है लाइक। बिल्कुल तो फिर मैंने काफ़ी डिस्कशन भी हुई इस चीज़ को लेकर। तो एट द एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने है आज। बिल्कुल। अच्छा, कितनी स्टेटमेंट थी आपकी? बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी भी थी, स्पॉन्सर की थी, कितनी थी? लाइक जो मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी वो 30 लाख थी, और मेरे जो स्पॉन्सर थे उनका तो बिजनेस था माशाल्लाह से बहुत बड़ा। उनकी तो 1.9 करोड़ थी। मतलब उनकी अच्छी बैंक अच्छी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट थी, बट इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा हो गई तो थी। आप डाउटफुल अपने स्पॉन्सर के ऊपर थे कि आपके फैमिली फ्रेंड स्पॉन्सर है, तो कहीं इस बात का कोई इशू ना। मेरे फैमिली फ्रेंड है, क्योंकि जी। मुझे लगा कि इस वजह से रिजेक्शन आएगी। ऑलरेडी एक स्टूडेंट की रिजेक्शन आई थी इस वजह से, वो एक अलग बात है, एक अलग डिस्कशन हो जी। जाएगी। बट मेरा आ गया ना। मुझे हमेशा हर कदम पे मैम ने, सभी ने यही गाइड किया, रिलैक्स करें, जब तक आपका डिसीजन नहीं आता आप लोग इतना पैनिक ना करें, आपका आ जाएगा। और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो बात डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो काम एंड कंपोज नहीं होता। हर स्टूडेंट की एक साइकी डिफरेंट होती है और हर स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है यहाँ पे। सर आदिल का, और मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मेरा और सर आदिल का कम्युनिकेशन तो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मैंने इनको ऑफर लेटर आने तक मतलब मेजरली मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन रही है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा तो बहुत ही अखीर किस्म का कोई जो था ना इनके साथ कम्युनिकेशन था। हम तो बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन करते थे। नहीं, समटाइम्स ऐसे होता था कि सर आदिल का, देखिए एक स्टूडेंट है वो एक बहुत मेजर फेज से गुजरा होता है, उसके पास स्ट्रेस भी है, उसके पास फैमिली प्रेशर भी है, उसके पास का जो सारा का सारा उसका फाइनेंस है वो भी मैनेज हो रहा है। एक बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो फेस कर रहा होता है। डेफिनेटली हमारा भी टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो एक मेजरली फेज से गुजरा होता है। तो सर आदिल का बहुत दफा ये मेजर ब्रेक डाउन हुआ इस चीज को लेके कि पता नहीं अब मेरा क्या हो जाना है, पता नहीं टॉप 7 वाले क्या करने लगे हैं मेरे साथ। और मेरी उनको हमेशा यही बात होती थी कि सर प्लीज काम डाउन, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक जो मैं मेजर यहाँ पर चीज करना चाहूंगी एड ऑन के, इनका एक पासपोर्ट रिन्यूअल हुआ है दरमियान में। जो पासपोर्ट रिन्यू करवाने स्टूडेंट्स कुछ सोचते हैं कि मेरा तो एक पासपोर्ट लग गया, पता नहीं रिन्यू नहीं हो सकता, या रिन्यूअल में क्या इशू आ जाएगा। तो वो सर थोड़ा सा आप बताएं जरा अच्छा, व्यूअर्स मेरा को। जो पासपोर्ट है वो रिन्यू हो जाता है, और मैं उस दिन, मेरा जब रिन्यू होता है ना, उस टाइम मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है। तो मैं इंटरव्यू के टाइम ही टीम को बताता हूँ कि मेरा पासपोर्ट जो है ना वो रिन्यू हो चुका है। तो उसके बाद मैं भी बिल्कुल अपनी तरफ से फ्री Relax हो हो जाता हूँ, जाते हैं। रिलैक्स हो जाता हूँ कि आपको मैंने बता दिया है और काम हो जाएगा मेरा। लाइक भी मैं एक पिक इनको भेज देता हूँ कि मेरा ये पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी गलती टीम से भी होती है कि वो भी दोबारा कॉन्टेक्ट नहीं होता हमारा इस चीज़ को लेकर। मैं मतलब बिल्कुल, आपस में कम्युनिकेशन जैसे वहां पर थोड़ा सा हमारा ब्रेक होता है जी दरमियान में। मैम, तो मतलब पता ही नहीं चलता। जब मैं मेडिएशन लेटर की अप्लाई करता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो पासपोर्ट जो है वो ओल्ड है, और जो रिन्यू वाला तो है ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता सर आदिल से उस वक्त भी यही बात थी कि सर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए हैं। बेसिकली वो एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से इन्होंने, इनका रीन्यू होता है पासपोर्ट, ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि मैडम मेरा रीन्यू हो गया पासपोर्ट, लेकिन ये उस वक्त इंटरव्यू के फेज पे थे। हम उस वक्त यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म खुद नहीं करना चाह रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी एक नए झमेले में पड़ जाएगी कि मेरा रीन्यू हुआ है पासपोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ। इनका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर के बाद ये न्यू टीम के पास, वीजा टीम के पास जाते हैं, और वीजा टीम इनका कहती है कि ठीक है आपने रीन्यू कराया पासपोर्ट, हम आपका न्यू ऑफर लेटर मंगवा देंगे। हालांकि जो इनका न्यू पासपोर्ट अपडेट हुआ है वो हम वेरियस स्टूडेंट्स का करवाते हैं और नया ऑफर लेटर जनरेट कराते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सर आदिल डेफिनेटली फर्स्ट टाइम एक प्रोसेस से गुजरे थे। इनको लग रहा था पता नहीं मेरा टाइम वेस्टेज कर दिया इन्होंने, पता नहीं मेरे साथ क्या करने लगे हैं ये लोग। इन्होंने मुझे पहले कॉल की, आई वाज नॉट इवन फैसलाबाद उस वक्त। मैंने इनसे कॉल पे बात की, मैंने इनको समझाया, ही वाज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड मी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बहरहाल मैंने इनको कहा कि चले आप रिलैक्स हो जाएं। विद इन 3 डेज इनका, हालांकि वो सैटरडे वीकेंड भी अंदर काउंट होगा, Weekend विद भी आ इन जाता है। 3 डेज के अंदर अंदर इनका न्यू ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिया था विद न्यू पासपोर्ट। कहने का मकसद ये है कि कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता। हम तो रोज डेली बेसिस पे काम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार ये मसला हो सकता है, ये मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वो इतना बड़ा मसला बन जाता है, और हर स्टूडेंट का एक कॉप अप लेवल मैकेनिज्म, कॉप अप मैकेनिज्म एक डिफरेंट है। उसको लगता है कि हर कोई एक छोटा डॉट भी मेरे लिए पता नहीं कितना बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो मेरा सर आदिल को हमेशा से एक समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहा है। मैं स्टार्टिंग से एक स्टूडेंट की बैक हिस्ट्री जान के उनको डील करती रही हूँ,
उनका भी मतलब मेरे साथ कम्युनिकेशन बहुत दफ़ा हमारी ख़राब भी हुई है, लेकिन एट द एंड वी आर इन गुड पोजीशन और मुझे लगता है कि अब वो बहुत हैप्पी भी होंगे हमसे और हम भी बहुत हैप्पी होंगे जी, आपसे। मैं तो बहुत एट द ज़्यादा हैप्पी एंड हूँ। इंसान सक्सेस स्टोरी जब बनाता है ना तो उसको पीछे की स्ट्रगल्स भूल जाती हैं। लेकिन मैंने आज सर आदिल से हमने यही डिस्कस किया कि हम जब सक्सेस स्टोरी हमारी रिकॉर्ड करेंगे तो हम बहुत ऑनेस्ट रहेंगे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई हर्डल होती ही नहीं है दरमियान में, ये तो जानबूझ के इस तरह की सक्सेस स्टोरी बन जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर्डल्स भी आती हैं, फेस भी करनी पड़ती हैं, इंसान कई दफ़ा ब्रेक डाउन भी होता है उसका, सोचता नहीं हो सकता, लेकिन इट डजंट मैटर, राइट। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि लिथुआनिया जाके आगे क्या फर्दर प्लान्स हैं आपके? मेरा जो प्लान है टू बी ऑनेस्ट वो ये है कि मैं सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूंगा। ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरा प्लान है कि मैं कुछ कंट्रीज़ विजिट करूं, बट ओके। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। हाँ, ज़रूर पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा, उसके आगे फर्दर गोल्स फिर सेट करिएगा। जी मैम। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने ये लिथुआनिया को होल प्रोसेस किया है, आप क्या रिकमेंड करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को? लिथुआनिया करना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है आपकी? मैं कहूँगा कि 100% आपको लिथुआनिया करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक एडिशनल बात ऐड करूँगा, वो ये है कि अगर आप लोग किसी भी कंसल्टेंट से करवाने हैं, लाइक टॉप 7 से आप ना भी करवाएं, किसी से भी करवा रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आपको भी साथ उतना ही काम करना पड़ेगा जितना एक कंसल्टेंट करता है। बिल्कुल। अगर आप ये कहते हैं कि आपने कंसल्टेंसी फ़ी पे कर दी है और अब आपका काम ख़त्म है, बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक ये है कि आपने कंसल्टेंसी फ़ी पे की, प्रोसेस चला, अपना कंसल्टेंट एक चीज़ को देख रहा था प्रोफाइल को, आपका फ़र्ज़ है कि आप भी उस चीज़ को देखें और उसको लेके चले। और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मुश्किलात आती हैं, इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात सबको फेस करनी पड़ती हैं। हिम्मत नहीं हारनी और जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं आप लोग करते रहें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी, आपका कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है, राइट? यूनिवर्सिटी ने आपका कोई स्पेसिफिकली इंग्लिश टेस्ट लिया था? अच्छा, यहाँ पर ये है कि मैम ASU में इंग्लिश टेस्ट नहीं था, बट जब मैंने नर्सिंग में किया तो आइल्स रिक्वायर्ड जी। था, तो मेरे पास ऑलरेडी था। और इसके साथ एक टेस्ट हुआ था KCT टेस्ट, जो कि मतलब कि 3 दिन पहले ही मुझे पता चलता है कि मेरा टेस्ट है, क्योंकि आज जी। से पहले यूनिवर्सिटी ने वो यूनिवर्सिटी ने टेस्ट कंडक्ट नहीं लिया था। जी मैम। तो वो टेस्ट कैसा था? ईजी था? वो आपने अटेम्प्ट किया? अब मैं वो भी बात करूँ, जब वो टेस्ट की मेल आई ना कैसा ऐसा टेस्ट होना है, मैंने फिर से मैम जिमल का सर खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे याद मैम है। आपने ये कौन सा टेस्ट करवा दिया? आपने बोला था कोई टेस्ट नहीं जी। होगा, कुछ नहीं होगा, स्मूथ चलेगा प्रोसेस। लाइक ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मैम करती आदिल रिलैक्स करो, जब टेस्ट होगा हम आपको हाँ। तैयारी करवाएंगे, आप Exactly. रिलैक्स रहे। मैंने कहा मैंने आपसे तैयारी करनी नहीं है, आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है। बट फिर मुझे मिस जिमल ने गाइड किया और मैंने टेस्ट को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। और उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने टोटल 6 मार्क्स आपको चाहिए थे, बट मेरे 5.5 आ गए थे। जी। तो जो टेस्ट था वो किस टाइप का था? थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि उसमें MCQs थे, वो फिलिंग द ब्लैंक्स थी, वो स्पीकिंग का था, वो क्या टेस्ट था? टोटली MCQs थे उसमें, टोटल आई थिंक 60 MCQs थे और बहुत इजी MCQs थे। कुछ हमारे फील्ड के रिलेटेड थे और 60% बाकी मैथ्स के से, कुछ इंग्लिश के रिलेटेड थे। बहुत इजी सीन था, बहुत मजा आया था टेस्ट करके ना मुझे। अच्छा तो यहाँ पर ये बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कॉनो कॉलेजियम में उनका एडमिशन हुआ है, स्टूडेंट कह के उसका उनका आइल्स भी था। कितना आइल्स था सर आपका? 5.5। 5.5 था, B2 लेवल है, लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटी ने उनका इंग्लिश टेस्ट लिया, जो एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना जरूरी है। एक स्टूडेंट भाग जाए इस चीज से कि यार पता नहीं अब क्या होने लगा है, डेफिनेटली पैनिक हो जाता है इंसान। और उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यूनिवर्सिटी पहले टेस्ट नहीं लेती थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया था, हमने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम गाइड किया था। तो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन हम स्टूडेंट को रिलैक्स रहने का ही मशवरा देते हैं। ये सर आदिल मेरे वो वाले स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा बंदा पैनिक करता है, हर स्टेज के ऊपर पैनिक करता है, लेकिन हम यही कहते हैं कि सर प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स हो जाएं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होता। एंड लुक ही गॉट हिज TRP। अच्छा सर आप बताएं कि फिर आप टॉप 7 को क्या रिकमेंड करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? टॉप 7 को रिकमेंड करते हैं, क्या आपके व्यूज रहे हैं? अगर प्रॉपरली सच बोलूं तो बात ये है कि टॉप 7 बहुत अच्छे हैं, ये प्रोसेस करते हैं, लाइक डील बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के ऊपर होती हैं, लाइक अगर मैं इनके पास नवंबर में आया और इनको मैं बोलूँ मुझे आज ही एडमिशन दे दें, आज ही मुझे सब कुछ TRP ले दें, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, बट काफ़ी प्रोसेस के अंदर मुश्किलात आती हैं, आप खुद भी करेंगे आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन टॉप 7 ने सबसे बड़ी जो चीज़ थी, इन्होंने कभी मुझे आ तक उफ तक नहीं कहा। मैंने बहुत बदतमीजियाँ की, बहुत ज़्यादा की, बट इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे यही बोला कि आप इस टाइम एक फेज़ में हैं, टेंशन के फेज़ में, जब आप इससे निकलेंगे आपको एहसास होगा कि आपने गलत किया है। और आज मुझे हो रहा है हल्का हल्का एहसास। जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं बातें, वो इंसान को उस वक्त लगता है कि यार इन्होंने मेरा केस खराब करने के लिए एक चीज किया है, लेकिन वो एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली हमने उससे गुजरना ही गुजरना है। वो स्टूडेंट सोचता है यार इन्होंने मेरा केस खराब कर दिया है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, इनको तो इंटरव्यू भी नहीं तैयार कराना आता, लेकिन इवेंचुअली हम उन सब चीजों से गुजरे हुए हैं, हमें एक्सपीरियंस है उस चीज का, हमें पता है कि किस तरह से स्टूडेंट को डील करना है। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का केस डिफरेंट है। अगर कोई स्टूडेंट किसी को ये बात सजेस्ट करता है कि यार तुम ऐसे ना करना, मैंने इनसे ऐसे करवाया था, ये बात बिल्कुल गलत है। हर स्टूडेंट का अपना केस होता है, अपनी प्रोफाइल होती है, और वो उसको उस हिसाब से डील किया जाता है। आपको बैड रिव्यूज भी सुनने को मिले हमारे बारे में? मुझे बैड रिव्यूज सुनने को मिले थे, लाइक बहुत ज़्यादा, तो मैं काफ़ी को देख भी रहा था और नहीं भी देख रहा था। तो अगर आज मैं सोचूं तो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है उन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कैसी है, उनकी रिजेक्शन कैसे आई हो। आप अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 का वीज़ा
वीज़ा लेके काफ़ी का रिजेक्ट होता है। अगर आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज़ काम रहे, जो एक दफ़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि टॉप 7 वालों ने मेरे साथ, अगर मैं ओपिनियन अपना शेयर करूँ टोटली कि मेरे साथ कैसे, मेरे साथ बहुत स्मूथली चले, मेरा प्रोसेस अच्छे से किया। जो काफ़ी चीज़ें थी वो मेरे अपने दिमाग का बनाया हुआ सब कुछ था कि ये ऐसे कर देंगे, ये वैसे कर देंगे। अगर प्रोसेस को देखूँ, हर प्रोसेस टाइम लेता है। और जो एक बात है कि मेरे जो स्पॉन्सर थे वो फैमिली फ्रेंड थे, तो उसको मुझे बैंक स्टेटमेंट को काफ़ी मेंटेन करना था, जिसके जी, लिए टाइम बिल्कुल। चाहिए ही चाहिए था। और अगर मैं कहूँ कि वो टाइम नहीं लगना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो वो झूठ है। इसके अंदर सर आदिल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि हर स्टूडेंट को खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब आपने एम्बेसी में अपीयर होना है, आपका प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथली होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको भी उतना ही पता होना चाहिए, और हम स्टूडेंट को साथ भी इसीलिए लेके चलते हैं। सर आदिल, एट द एंड आप स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड किया है वो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। हर स्टूडेंट को ये बात पे अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए सक्सेस स्टोरी से, और मुझे लगता है कि आगे आने वालों के लिए एक सक्सेस स्टोरी ये जो है ना एक लेसन भी होगी, एक अच्छा पैगाम भी हो सकती है। और थैंक यू सो मच सर आदिल, आप हमारे लिए आए आज, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सा केक भी लेके आए हैं। सो वी आर ग्लैड। मैं सच में इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। व्हेन ही टेक्स्टेड मी फॉर द टीआरपी, आई वाज रियली हैप्पी कि यार एक ऐसे स्टूडेंट का जब टीआरपी आता है जिसके साथ केस जो है वो बहुत स्मूथ नहीं चला होता, कम्युनिकेशन में भी आगे पीछे ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जब उनका टीआरपी आया आई फेल्ट रियली हैप्पी। मैं आउट ऑफ जॉय सबको ऑफिस में बताने गई कि सर आदिल का टीआरपी आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सर आदिल। थैंक यू सो मच।